हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। इंडक्टर का मतलब समझा था कि इंडक्टर क्या होता है। उसमें हमने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें देखा था कि कोर इंडक्टर क्या होता है और एयर कोर क्या होता है, लीनियर इंडक्टर होता और उसके एनर्जी का था। ठीक है, आज हम इसके थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा मैंने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा मैंने, एन एयर कोर इंडक्टर हैज इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी। ठीक है, एक एयर कोर इंडक्टर का इंडक्टेंस है 10 हेनरी का। इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ म्यू आर इक्वल टू 2.5 इज इंसर्टेड इनसाइड इट, उसके अंदर डाला गया, देन व्हाट विल बी द न्यू इंडक्टेंस। डालने के बाद जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, कल आपको मैंने कोर इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इसमें हुआ क्या, आपके पास एक इंडक्टर है, एयर कोर है, उसका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? एल नाम तो एल नाम दे रहा हूं, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। होता है ना फॉर्मूला, कल पढ़ा था हमने। एयर कोर वाले के लिए म्यू आर बना जाता है। अब क्या करा आपने? इस कॉइल के अंदर क्या करा? एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? इट इज इक्वल टू 0.25। म्यू आर इक्वल टू कितना है? 2.5। ठीक है, तो जो इसका इंडक्टेंस होगा कितना होगा? एलसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए बाय एल। कल पढ़ा फॉर्मूला यार हमने। मैं म्यू आर कॉमन ले लेता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा एल इक्वल टू एल सी इक्वल टू, ठीक है, एल सी इक्वल टू म्यू आर आ गया साइड, अंदर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। जो ये टर्म है ये हो जाएगा एल ए, एयर वाले का। तो यहां से एल सी कितना आ गया? म्यू आर इंटू एल ए। तो क्या हुआ, अगर आपने किसी एयर कोर इंडक्टर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया तो उसका जो इंडक्टेंस है वो, उसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है मटेरियल का टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां क्वेश्चन देखते हैं, म्यू आर कितना मुझे एल निकालना है, कितना होगा? म्यू आर कितना है? 2.5 और एयर कोर इंडक्टेंस कितना है? 10। इसका आंसर कितना आ गया? 25 हेनरी। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो आपको ध्यान देना ही, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक कोई एयर कोर इंडक्टर था, उसका इंडक्टेंस गिवन होगा आपको और बोलेगा आपने बीच में वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं, मटेरियल डाल दिया है, और तो डालने से इंडक्टेंस कितना होगा। हाँ, वो इस क्वेश्चन का रिवर्स भी बन सकता है। रिवर्स कैसे बनेगा? देखो, बोलेगा एक मटेरियल है, एक कोर इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस इतना है। ठीक है, कोर इंडक्टेंस है, उसका इंडक्टेंस दिया है आपको 10, 25 कुछ भी गिवन है। अब क्या बोला उसने? बोला कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल था उसका म्यू आर था 2 और आपने उसको अब बाहर निकाल दिया, तो बताओ उसका नया इंडक्टेंस कितना होगा। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिवाइड। उस केस में आपको पहले एलसी गिवन होगा और आपको एलसी गिवन होगा, म्यू आर गिवन होगा और आपको एलए निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वो जस्ट क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले एलए दिया होगा एयर कोर वाले का, फिर एलसी निकालना होगा तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर एलसी दिया होगा कोर वाले का और एलए निकालना होगा तो म्यू आर से डिवाइड कर लोगे। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको। क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंडक्टर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस। ठीक है, एक इंडक्टर के टर्न्स को हमने बढ़ा के ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया है। ट्वाइस इंक्रीज ट्वाइस, डबल मतलब ट्वाइस हो गया है, बढ़ गया है, ट्वाइस हो गया है। ट्वाइस टाइम्स लिख सकते हो उसको आप, ट्वाइस टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ चुका है, ट्वाइस हो गया है। ठीक है, हाउ मच टाइम्स विल इंडक्टर इंक्रीजेस? कितने टाइम्स इंडक्टर आपका बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहने मतलब है, अगर आपने अपने इंडक्टर के टर्न्स को ट्वाइस बढ़ा दिया है, ट्वाइस बढ़ गए हैं, ठीक है ना, तो उसका इंडक्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे पास है। अब फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। देखो यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे, एन पे और ए पे। ठीक है, हमें
म्यू के बारे में कुछ नहीं बताया, एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया, एल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ टर्न्स के बारे में दिया गया है। अगर उसने बोला है कि टर्न्स डबल हुए हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाकी टर्म को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और सिर्फ टर्म्स पे ध्यान देंगे। तो आप देखोगे कि आपको ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सब कांस्टेंट है, तो एल प्रोपोर्शनल किसके आएगा, सिर्फ एल प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन स्क्वायर के। अगर टर्म्स डबल होंगे तो इंडक्टेंस क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टर्न्स ट्वाइस बढ़ गए हैं और बाकी कोई चीज आपको नहीं गिवन है, तो आप बाकी चीज को कांस्टेंट मानोगे, तो आपका इंडक्टेंस क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि आपको क्या है कि बोलेगा जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये ट्वाइस बढ़ गए हैं, ट्वाइस टाइम्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और लेंथ जो है वो भी ट्वाइस बढ़ गई है, लेंथ भी कितनी हो गई है, ट्वाइस, दोनों ट्वाइस दोनों बढ़ गए। अब यहां से नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न के साथ साथ लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, दोनों डबल हो गए। तो उस केस में इंडक्टेंस का आंसर क्या होगा, देखते हैं। देखो उस केस में क्या है, आपका जो एल है उसमें आपको एन स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगा और एल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको ये भी डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है। तो आप बोलोगे इंडक्टेंस जो यहां पे प्रोपोर्शनल आएगा वो आएगा एन स्क्वायर बाय एल के, एन स्क्वायर बाय एल के, ठीक है। तो देखो टर्न्स कितने हो रहे हैं, डबल हो गए, 2n का स्क्वायर, और लेंथ कितनी जा रही है, ट्वाइस ऑफ एल। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर, या क्या 2l, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या क्या 2n स्क्वायर बाय एल, और n स्क्वायर बाय पुराने एल के प्रोपोर्शनल आ गया। तो आप बोलोगे कि कितना हो गया, ट्वाइस टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपका n ट्वाइस हो रहा है, लेंथ भी ट्वाइस हो रही है, तो इंडक्टेंस जो होगा वो ट्वाइस टाइम बढ़ेगा। उस केस में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको बोला है कि सिर्फ टर्न्स डबल हुए हैं और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स मतलब एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि वैल्यू कितनी जाएगी, तो आप लिख सकते हो जो आपका एल हो जाएगा, नया जो एल होगा, नया जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड एल। नया जो एल होगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड एल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां जब आप देखोगे फॉर्मूला, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा, नया जो एल होगा वो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एल टाइम्स ऑफ ओल्ड एल, एन स्क्वायर एल बाय ओल्ड एल होगा। तो यहां अगर टर्न्स डबल होंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यहां टर्न देखोगे कैसे फॉर्मूला आपके चेंज हो रहा है, उस टाइप से तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन एग्जाम में 2 फॉर्म से बनता है। आज तक का तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बना है वो 2 ही फॉर्म में ये आपका बना हुआ है। पहले फॉर्म में उसने ये पूछा था कि इंडक्टेंस जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ट्वाइस हुए हैं, तो इंडक्टेंस कितना होगा। अगर आपको सिर्फ टर्न्स की बात दी गई है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको टर्न्स और लेंथ दोनों की बात गिवन है तो वो ट्वाइस टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां इसका आंसर बी है और यहां इसका आंसर क्या है, यहां केस में इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जो इंडक्टर है ये सेम रजिस्टर की तरह है। रजिस्टर में जैसा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था, डिप्टो जो इंडक्टेंस का जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो रजिस्टर की तरह ही सेम है। सर रजिस्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लेक्चर 10 में पढ़ा है, ठीक है। ऊपर आई बटन है, आप चाहें तो वहां से लेक्चर 10 को ये जो देख सकते हैं और रजिस्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। मैं उसको यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी अगर फॉर्मूले देखने तो आप उससे देख सकते हैं लेक्चर 10 में, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व करूंगा और डायरेक्टली इसमें क्या लगा दूंगा, ट्रिक को मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इंडक्टर है,
एक क्वेश्चन है, ये बहुत पहले एक बार जेईई के एग्जाम में आया था, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें इसमें क्या निकालना है, इसका L इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये इंडक्टर पैरेलल में है ना, कितने सारे इंडक्टर सेम है, देखो ये सबकी वैल्यू कितनी LL है, और सब सेम है। और पैरेलल में कितने बार है, 4 बार 3 बार का, ठीक है। तो जब इंडक्टर सेम होते हैं तो पैरेलल में जितने बार होंगे, सेम है और पैरेलल में जितने बार होंगे उतने टाइम उसका आंसर कितना आता है, L डिवाइड बाय वो, मतलब वो वैल्यू आ जाती है। ये सिमिलरली रजिस्टर की तरह सेम है, जैसे रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में होते हैं, तो अगर मेरे पास 10 रजिस्टर है और सारे सेम है और सबकी वैल्यू R है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, R/10। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस सारे सेम है, सबकी वैल्यू अगर L है, तो आंसर कितना आ जाएगा, L/N। N है कितने बार पैरेलल में। अब देखो, अगर अभी इंडक्टर इसको देखता हूं, यहाँ कितने इंडक्टर मेरे पास है, यहाँ हमारे पास 4 है, सबकी वैल्यू क्या है, LL, और ये कितने बार है, 4 बार है, तो इसका आंसर आ जाएगा L/4, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बार है, L/3, ठीक है। यहाँ कितने बार है, 2 बार है, L/2, और नेक्स्ट हमारा कितना हो गया है, L हो गया, ठीक है। फिर तीनों क्या जाएंगे आपस में सीरीज में जोड़ लेते हैं, कितना है, LAB हमारा जाएगा L/4 प्लस L/3 प्लस L/2 प्लस L। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3L प्लस 4L प्लस 6L प्लस 12L, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया, उसको जोड़ लेते हैं हम। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25L आ गया है, 25L/12। तो आपका LAB इक्वल टू कितना आ गया, 25L/12। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर को सॉल्व करना था, हमें वैसे ही इंडक्टर को भी सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ये ES के एग्जाम में भी आ रखा है और जे के एग्जाम, A और J के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रखा है। ये एक्चुअली A में आ रखा है, बट JEE में आ सकता है, SSC JEE में क्वेश्चन वाला आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें इंडक्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो मैंने आपको रजिस्टर में एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर 2 रेजिस्टेंस हैं, आपके पास 2 पॉइंट हैं और ये आपस में क्या हो जाता है, शॉर्ट। तो जब ये शॉर्ट होते हैं तो आप इसको क्या करते हो, आपस में एक दूसरे से जोड़ते हो, मर्ज करते हो। तो देखते हैं, देखो ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, ये आपस में ये क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपस में, शॉर्ट। सिमिलरली ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, ये A पॉइंट है, हाँ ये B पॉइंट है, उसको कुछ भी मान लो, ये पॉइंट जो भी होगा हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ये क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। और ये पॉइंट आपस में क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। जब शॉर्ट होंगे तो देखो ये ब्रांच है, इसका ये वाला पॉइंट इससे शॉर्ट हो, तो मैं इसको उठा के कहाँ लेके जाऊंगा, ऊपर। जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो जो ये वाली ब्रांच है ये ऐसे करके यहाँ जाएगी। सिमिलरली जो ये वाली ब्रांच है ये ऐसे करके यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहां से आई, ये से आ गई, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये हो, ये L हो गई, ठीक है। सिमिलरली ये से शॉर्ट हुई तो ये उठ के सीधे यहां से यहां जुड़ जाएगी। तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ ऐसे करके ये बन जाएगी, क्या हो गया B, ये L हो गया, ठीक हो गया, सब बन गया। अच्छा, उसके बाद देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आपस में क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। और ये पॉइंट और ये पॉइंट पे आपस में क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो दोबारा हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उठाते हैं और सीधे जाके इसको यहाँ चिपका देते हैं।
इस पॉइंट को भी उठाते हैं, इसको हम सीधे लाके यहां चिपका देते हैं। ठीक है, दोनों ब्रांचेस क्या होंगी, एक साथ यहां पे आ जाएगी। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां से L आ गया मेरा, L हो गया, वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ गया, दूसरा वाला L वाला, तो ये L हो गया, और यहाँ से मेरा A पॉइंट ऊपर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक L ऐसा आ गया, दूसरा L भी ऐसे आएगा, और यहाँ से मेरा पॉइंट क्या आ गया, B। तो इस तरीके के मेरा सर्किट क्या हो गया, आपस में बन गया। पहले नीचे वाले 2 पॉइंट शॉर्ट हुए थे, फिर ऊपर 2 पॉइंट आपस में क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत हमारा सिंपल बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो ये 3 क्या आपस में पैरेलल है, और कितने बार है पैरेलल में, 3 बार, तो उसका L इक्वल कितना आ जाएगा, L/3 आ जाएगा। तो उसका L आ जाएगा L/3, ये L हो गया। ठीक है, ये हो गया B, ये भी पहले में 3 बार है, तो कितना हो जाएगा, L/3, और ये कितना हो गया हमारे पास, L हो गया। ठीक है, हमें निकालना है A और B के बीच में। देखो नीचे वाले तीनों क्या आ रहे हैं, आपस में सीरीज में आ रहे हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये कितना, 2L/3, 2L/3 प्लस L कितना होगा, ये हो गया 5L/3, तो ये हो गया L A B, L हो गया, नीचे वाला कितना आ गया, 5L/3, 5L/3 हो गया। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, LAB कितना आएगा, L इंटू 5L/3 प्लस L प्लस 5L/3, तो जाएगा 5L² अपॉन 3 अपॉन, ये हो जाएगा 8L/3, L 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 5L/8, तो इसका L इक्विवेलेंट LAB कितना आ गया, 5L/8 हेनरी। अगर आपको L की वैल्यू गिवन है, कुछ 2 है, 2, 3, 4, तो आप इसको यहाँ पुट कर सके और आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट का जो क्वेश्चन बनता है हमारा ऐसा बन सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सीरीज पैरेलल वाले, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडक्टर का रजिस्टर की तरह ही सेम है। हमने जो रजिस्टर का स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो था लेक्चर 11 पे हमने उसको पढ़ा था, ऊपर आई बटन आएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि स्टार डेल्टा जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया था हमने, और कैसे किया। डिप्टो जो चीज वहां पे हमने पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पे है। आपको सिर्फ क्या करना है, वहां आर की जगह अगर आप एल लगा दोगे सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसके फॉर्मूले कराऊंगा। अगर आपको उसको एक बार देखो, इसको समझना है तो प्लीज एक बार आप जाके उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मेरे पास एक इंडक्टर है, एक स्टार इंडक्टिव नेटवर्क है। ठीक है, इसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी, 4 हेनरी और 6 हेनरी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डेल्टा फॉर्म कितना आएगा, मुझे इसका डेल्टा फॉर्म निकालना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आपने अगर कर लिया तो आप भी निकाल लो और मैं भी निकाल लेता हूं, डायरेक्टली निकालते हैं। ठीक है, तो सबका न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है, मैंने आपको बताया था। कितना आएगा, 8, 24 प्लस 12। ठीक है, सबका न्यूमेरिकल क्या होता है, सबका न्यूमरेटर सेम होता है। अब डिवाइड में सबका अलग आएगा, तो कितना आ गया, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 44 आ जाएगा। तो सबके न्यूमरेटर में 44 आने वाला है, 44। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका अपोजिट क्या है, 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट में नीचे 4 आ जाएगा। और इसके अपोजिट में क्या है, किसका वाले का, इसका तो हो गया, इसके अपोजिट में क्या, नीचे 2 आ गया, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/3, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 22, इसका आंसर इतना। ठीक है, तो इस तरह हमें जैसा हमने रजिस्टर में किया था सेम डिप्टो, कोई चेंज नहीं है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडक्टर का है वो रजिस्टर के तरह ही सेम है। आप लेक्चर 11 में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी वही है कि अगर आप
स्टार, अगर आपके पास एक इंडक्टिव नेटवर्क है, सबकी वैल्यू सेम है, अगर आप स्टार की तरफ जाएंगे, अगर आप स्टार से डेल्टा की तरफ जाएंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप डेल्टा से स्टार की तरफ आएंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो 3 गुना क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको वहां नोट लिखा रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं रजिस्टर में, और आप चाहे उसको बना के लिख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जहां वहां आर लिखा था आप वहां एल एल लिख सकते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सेम होता है। ठीक है, तो ये इसमें था। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। मेरे पास एक डेल्टा इंडक्टिव नेटवर्क है, सबकी वैल्यू है लेट्स सपोज 18 हेनरी और 18 हेनरी। ठीक है, तो हमें इसको स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें पता है जैसा कि रजिस्टर में क्या होता है, डेल्टा से स्टार जाने में 3 वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। उस तरह इंडक्टर में क्या होगा, जब आप डेल्टा से स्टार जाओगे तो 3 गुना वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 18 से 3 गुना डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 6 हेनरी को ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का ये हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां भी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टर में, वो सेम एज अ रजिस्टर की तरह है। ठीक है, रजिस्टर में व्हीटस्टोन का ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने लेक्चर 12 में पढ़ा है, ऊपर आई बटन आएगा, उसमें से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। जैसा हमने वहां पढ़ा था डिप्टो, वैसा ही यहाँ पे भी होता है, कोई चेंज नहीं है। जैसा बैलेंसिंग वहां होती है वैसी बैलेंसिंग यहां भी आपकी हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है, भले आपका अनबैलेंसिंग हो या बैलेंसिंग हो। बड़ा आप ध्यान देना, जो इंडक्टर के क्वेश्चन आएंगे व्हीटस्टोन वाले वो बैलेंसिंग होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बैलेंसिंग। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है और क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं मैं इंडक्टर का। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें हमें इंडक्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। जैसी बैलेंसिंग वहां थी वैसी बैलेंसिंग इसमें भी होगी। तो लगाएंगे, रूल लगाएंगे, 4 इंटू 12 कितना हो गया, 18 हेनरी, और ये कितना होगा 6 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 12 48 हेनरी, और 6 इंटू 8 48 हेनरी। तो बराबर आ रहा है, या फिर आप रेशियो भी निकाल सकते हैं, हाफ हाफ आ रहा है। तो क्या होगा, जो बीच वाले हेनरी में इंडक्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी, इसको मैं ओपन बना सकता हूं। ये ओपन हो गया, तो ये दोनों किस में आ गया, आपस में सीरीज में कितना बन गया, 10 हेनरी, और ये दोनों कितने होगा आपस में मिला के 20 है। दोनों का क्या आ जाएगा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, अगेन वही सेम है, L1 L2 अपन जब दो का, जैसे R का सेम था R1 R2 अपन R1 प्लस R2, यहाँ भी सेम होगा L1 L2 अपन L1 प्लस L2। तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 10 प्लस 20 कितना 30 हो जाएगा। यहाँ एक पॉइंट काट लो, कितना जाएगा 20/30 नियरली 6.66 हेनरी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत कॉमन वैसा है, एग्जाम में बहुत बार आता है, आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, और आपको अगर इसका रिजल्ट याद हो जाए तो आपको बार बार सॉल्व करने की क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे ये क्वेश्चन था एग्जाम में बहुत बार आता है, ये सारे एल 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 हैं, सब एल है, और बोलेगा इसका एल इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो अगेन देखो एल अपॉन एल इक्वल टू एल अपॉन एल, ब्रिज क्या है, बैलेंस है, सेंट्रल में कोई करंट नहीं जाएगी। तो 12 दोनों पैरेलल में आ गए, कितना इसका आंसर 12/2, इसका आंसर कितना जाएगा, एल आ जाएगा। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ध्यान देना, इसका एल इक्विवेलेंट हमसे कितना आएगा, एल ही आएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 5 है, ये 5 हेनरी है, 5 हेनरी है, 5 हेनरी, उसका आंसर कितना आएगा? 5 हेनरी आएगा। इसका 10 हेनरी, 10 है, 10 है, 10 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 हेनरी आ जाएगा। ठीक है ना? तो कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको अगर आप वैसे तो अगर आपको याद भी है जो याद कर लो, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि वैल्यू अगर सेम है तो आपका जो इंडक्टेंस की वैल्यू दी होगी वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके एक दूसरे न्यूमेरिकल और करते हैं। इसको रख पढ़ रहा हूं, आप इसका रिजल्ट याद कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन था, इसका पूछा है डिटरमाइन द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसा रजिस्टिव फॉर्म में भी आता है और ऐसा इंडक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अगर आप फोकस करें यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्व करें, तो अगर आप फोकस करें इस पार्ट में, देखो अभी आपसे अगर आप देखोगे आपको क्या लगेगा? ये आपको दिख रहा है, आपको अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे खींचो, इसको खींचोगे तो आपको क्या लग रहा है? इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज। ये एक ब्रिज बन रहा है जिसमें दो ब्रांचेस, ये अपोजिट ब्रांच हो गई, ये ब्रांचेस हो गई और बीच में हमारा ये हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें हमारा अपर पोर्शन जो होगा वो पूरा उस शेप में ना होके थोड़ा ट्राइंगल शेप का हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है। देखो ये बीच कॉर्नर्स में है, ये कॉर्नर्स हो गए और इस तरह हमारा क्या हो रहा है? ये एक ब्रिज बन रहा है। तो ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं? जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये ब्रिज बैलेंस ही होता है। 95% क्वेश्चन में ब्रिज बैलेंस ही होता है। और यहां भी ये क्वेश्चन ब्रिज बैलेंस है। देखो 10 into 20 200 इज इक्वल टू 10 into 20 200 ब्रिज बैलेंस है। तो सेंटर वाले को हम हटा लेते हैं, हटा लिया तो कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया? 20, ये कितना हो गया? 40, ये कितना हो गया हमारा? 20, ये कितना हो गया? 40 और ये कितना है हमारा? 30। ये तीनों क्या आ गए आपस में पैरेलल में आ गए। तो क्या हो गए? 20 पैरेलल 30 पैरेलल 40। तो इसका आंसर आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, कितना आएगा? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। इसका आंसर आएगा, अब इसका आप एलसीएम निकालोगे, ऐसा आ जाएगा 120। ठीक है ना? एलसीएम आ जाएगा इसका 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिख लो यहाँ से कितना आएगा? 6, यहाँ पे आ जाएगा 44 सॉरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1/LA कितना हो गया? 6 से 13, 13/120। इसका आंसर कितना? एलिजिबिलिटी आ गया 120/13 हेनरी इज द आंसर। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपका ब्रिज की तरह क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो जिसके मैंने आपको बोला था। एक एन इंडक्टर हैज एवरेज लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, 200 टर्न्स एंड डायमीटर ऑफ ईच टर्न ऑफ 20 मिलीमीटर। ठीक है, इफ अ कोर ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 5 इज प्लेस्ड इनसाइड इट, डिटरमाइन इट्स इंडक्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं हिंदी में। ठीक है, एक इंडक्टर है, एन इंडक्टर हैज एवरेज लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक इंडक्टर की एवरेज लेंथ 50 सेंटीमीटर है, 200 टर्न्स है उसमें, और उसके टर्न का जो डायमीटर है वो 20 मिलीमीटर है। ये बोल रहा है कि अगर जो हमारा कोर है, जो हमारा आपने उसके इनसाइड में कोर डाला है, उसका रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर कितना है? 5 है। तो बताओ उसका इंडक्टेंस हमारा कितना होगा? ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो कैसे फॉर्मूला पुट करना है? फॉर्मूला एल की वैल्यू कितनी थी? एल होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल होता है। म्यू कर सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब बीच में कोर होता है। अगर कोर नहीं होता है तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। एयर कोर है तो म्यू खाली म्यू नॉट आएगा। ठीक है, अच्छा म्यू आर तो गिवन है हमें, एन कितना गिवन है? 200 टर्न्स है। ठीक है,
लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 20 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हम रेडियस बनाए तो कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहां पे बात है कि टर्न लेंथ 50 सेंटीमीटर में है, रेडियस मिलीमीटर में है। देखो लेंथ सेंटीमीटर में है, रेडियस मिलीमीटर में है, तो किसमें चेंज करें? देखो हमें इसमें सिंपली क्या दिमाग लगाना है, जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, ये मीटर में होती है। तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यू को मीटर में ही चेंज करना होगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप इनको चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत जाएगा। वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको जो यूनिट्स हैं वो सही पुट करनी होती है। अगर यूनिट्स गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा और आपने जो क्वेश्चन ऑप्शन निकाला होगा वो क्या पता ऑप्शन में वहां पे हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमें ध्यान देना होता है, जो म्यू नॉट की जो यूनिट है हेनरी पर मीटर, उसमें मीटर आ रहा है तो सबको मीटर में चेंज करो। तो सेंटीमीटर से मीटर आएगी तो कितना जाएगा, 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। और मिलीमीटर चेंज करना है 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, है ना। ये जाएगा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको यहां पुट करते हैं तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो गया। म्यू आर कितना है हमारे पास, म्यू आर हो गया 5। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 200, 200 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। नीचे लेंथ कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। तो यहां से 5 से देखो 5 का ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पाई यहां पर आ जाएगा, पाई को मैं यहां ले आता हूं तो ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर 10 की पावर माइनस में ले सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर -7 यहां हो जाएगा 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 10 की पावर -11, एक कैंसिल हो जाएगा तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। इंटू यहां देखो कितना आएगा, यहां से ले सकते हैं हम 4 इंटू 2 के पावर 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक 4 और बची हमारे पास तो मैं इसको ले सकता हूँ 16, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 हो गया हेनरी, ठीक है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये हो जाएगा इंडक्टेंस मेरा आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -6 हेनरी, और वी कैन से 16 पाई स्क्वायर माइक्रो हेनरी। इसका आंसर यहां से आ जाएगा। आप चाहो तो पाई की वैल्यू इसमें ये है जो डाल सकते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 आप डाल सकते हो, उसका स्क्वायर खोलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ना नहीं पुट करते होगे तो मोस्टली एग्जाम्स में पाई स्क्वायर के टर्म में भी आप उसको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान देना है कि कभी भी वैल्यूज आएंगे तो आप उसको मीटर में क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक इंडक्टर है, एन इंडक्टर हैज 100 टर्न्स, एक इंडक्टर में 100 टर्न्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न इज 0.2 मिली वेबर। हर टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है 0.2 मिली वेबर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज, उससे जो करंट बह रही है इज 5 मिली एम्पियर। करंट जो बह रही है कितनी है 5 मिली एम्पियर, डिटरमाइन द इंडक्टेंस, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स के फ्लक्स से करंट के टर्म में, वो फॉर्मूला मैं दोबारा लिखा रहा हूं, हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था L = N∅I, N∅I। तो पुट करते हैं इसको यहां, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, फ्लक्स कितना है 0.2 मिली वेबर, मिली को 10 की पावर -3 कर लिया मैंने, और करंट कितनी है 5 मिली एम्पियर, मतलब कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 20/5, कितना आंसर आ गया 4 हेनरी। आंसर इज 4 हेनरी।
ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें रिलेशन वाला फॉर्मूला आपका क्या लगा, L इज इक्वल टू N∅/I हो गया। ठीक है, कई बार हो सकता है एग्जाम में आपको टोटल फ्लक्स लिंकेज दे, तो फ्लक्स लिंकेज बेसिकली क्या होता है, लैम्डा ही होता है, फ्लक्स लिंकेज पूरा लैम्डा ही होता है। तो हो सकता है आपको N∅ ना बोल के पूरा फ्लक्स लिंकेज दे, तो आप फॉर्मूले में डायरेक्टली क्या पुट करोगे, L इज इक्वल टू λ/I। मुझे यहाँ अलग अलग दिया था N × phi। अगर इसमें पूछता है फ्लक्स लिंकेज बताओ, तो मेरा फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू N∅, N कितना है 100, वो कितना है 0.2 मिली वेबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिली वेबर। ठीक है, 20 मिली वेबर हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर आपको टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन और मेरे पास आ रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच टाइम्स द करंट वुड बी इंक्रीजेस इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज डबल्ड। एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डबल हो गई, तो करंट कितनी बढ़ी होगी, ये हमें निकालनी है। ठीक है, हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फॉर्म में कितना होता है, E इज इक्वल टू हाफ Li²। अगर आपको एनर्जी को डबल करना है तो करंट को चेंज करना होगा। तो मान लेते हैं नई एनर्जी हो गई, पहले एनर्जी इतनी स्टोर थी, अब मान लेते हैं नई एनर्जी हो गई E' और करंट एनर्जी चेंज कब हुई होगी, जब करंट चेंज हुई होगी। तो मान लेते हैं नई करंट हो गई I'²। अब इसने बोला है जो हमारी नई एनर्जी है वो पहली वाली की डबल हो रही है ना, एनर्जी स्टोरेज डबल, तो 2 ये जो E' होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ऑफ E हो जाएगी, 2 ऑफ E हाफ Li'² हो गई। इस E की वैल्यू कितनी है, हाफ Li² इज इक्वल टू हाफ Li'²। 12√12 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया I'² कितना आ गया, 2I² आ गया, तो I' इक्वल टू कितना आ गया, √2I हो गया। तो करंट आपकी कितने टाइम्स बड़ी होगी, करंट हमारी √2 टाइम्स बड़ी होगी। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारा B आ गया। मतलब अगर आप करंट को √2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो करंट एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना। अगर आप करंट, अच्छा अगर यहीं पर अगर आप करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो एनर्जी जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसने सिंपली कुछ क्या बोला है कि कितनी करंट हमारी बड़ी होगी कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर है वो डबल हो गई है, तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना आएगा, √2 टाइम्स बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, वो क्या है मैं थोड़ा बताना ये चाह रहा हूं आपको। जैसे I' इक्वल टू कितना आ गया, √2I आ गया। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। ठीक है, उसने ये बोल सकता है कि कितनी परसेंटेज करंट बढ़ानी पड़ेगी ताकि एनर्जी स्टोर क्या हो जाए, डबल हो जाए। यहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम्स नहीं बोला है, कितना परसेंटेज करंट को बढ़ाना होगा। मतलब पहले से तो आई है, तो आई को और कितना परसेंटेज हम बढ़ाएं। समझ मेरी बात, ये टाइम्स नहीं हो रहा है। उसने बोला है अगर आपके पास एनर्जी को डबल करना है तो कितना परसेंटेज करंट को बढ़ाना होगा। तो उसमें क्या होगा देखोगे, हम लिखेंगे I' इक्वल टू कितना है, 1.41 टाइम्स। तो पॉइंट के बाद जितना टाइम्स आपने ये लिखा है, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे आपको उतना परसेंट 41.4% करंट को बढ़ाना होगा, तब जाके आपकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बट पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वो मैटर करता है। यहां पूछा गया है कि कितने टाइम्स करंट इंक्रीज करी होगी आपने, हाउ मच टाइम्स बोल दिया है। अगर यही बोलता हाउ मच परसेंटेज, ये बोलता हाउ मच परसेंटेज द करंट वुड बी इंक्रीज। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। यहां तो उसने इतना बोल दिया कि हाउ मच टाइम्स द करंट वुड इंक्रीज, तो आपका आंसर कितना, √2 टाइम्स। अगर वो पूछता क्वेश्चन में हाउ मच परसेंटेज करंट वुड बी इंक्रीज ताकि एनर्जी डबल हो जाए, उस केस में आपका आंसर परसेंटेज में दिया होता और आप देखते इसको ऐसा लिखते और आप देखते पॉइंट के बाद जो टर्म्स आ रहा कितना आ रहा, 1.414 आ रहा है, आप बोलोगे कि 41.4% आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। ठीक हो गया ना। तो आप ध्यान देना है इसकी लैंग्वेज में क्या होगा, हाउ मच परसेंटेज करंट मस्ट बी इंक्रीज्ड। ठीक है ना, कितनी परसेंटेज करंट बढ़नी होगी ताकि एनर्जी डबल हो जाए, और यहां बोला कितने टाइम्स करंट बढ़ेगी ताकि वो क्या हो जाए,
हो जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, ध्यान देना है क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या पूछी है। यहां परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, क्या ऑलरेडी है इससे कितना परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। तो आपके पास जो करंट है उस करंट का अगर आप 41.4% बढ़ाओगे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन है और कितने टाइम्स बढ़ रही है वो हमारा √2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट थ्रू 120 मिली हेनरी इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 मिली एम्पेयर पर सेकेंड। द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल। एक्चुअली कॉइल और इंडक्टर सेम ही होते हैं, बट तो डिफरेंस ये होता है कि प्रैक्टिकल एक्चुअली क्या होता है, जो कॉइल होता है वो उसमें कुछ उसका रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है ना। इसलिए कई बार हम कॉइल को आरएल सर्किट भी बोल देते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। बट इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोली गई है यहां पे उसने कॉइल का जो शब्द बोला आप उसको इंडक्टर ही मानोगे, ठीक है ना। वैसे असल भाषा में कॉइल का आरएल का आर और एल का कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ एल देखना है तो हम इसको सिर्फ वहां पे एल मानेंगे, ठीक है। तो कॉइल के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकाली, तो मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल का इंडक्टेंस एल होता है, वोल्टेज निकालनी है। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है इसके इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है, V इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज इंड्यूस एल डी आई बाय डी टी। एल तो इंडक्टेंस होता है, ये डी आई बाय डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर सेकंड, क्योंकि देखो ऊपर यूनिट करंट है एम्पेयर, नीचे लिखा है टाइम एम्पेयर पर सेकंड। तो आपको जो ये गिवन है 150 मिली एम्पेयर पर सेकंड, एक्चुअली इट इज बेसिकली डी आई बाय डी टी। तो आपको क्वेश्चन में इंडक्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस कितना गिवन है 120 मिली हेनरी, और डी आई बाई डी टी कितना गिवन है आपको, इट इज गिवन 150 मिली एम्पेयर पर सेकंड। तो उसको लिखता हूं मैं 150 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकंड। और ये कितना हो गया, ये भी हमारा इतना हो गया। अब इन सब वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं, क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो V इक्वल टू इंडक्टेंस कितना है 120 मिली हेनरी, इसको लिखूंगा मैं 120 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू कितना हो गया है 150 इंटू 10⁻³ ठीक है। और तो ये दोनों उसमें आ जाएंगे, हो गया। और ये वोल्ट हमारा हो जाएगा, वोल्ट, इसको मैं वोल्ट लेता हूँ जो भी आएगा, ठीक है। तो इसके 2 0 काट देते हैं, तो ऐसा पहले लिख देते हैं, ये कितना हो गया 10⁻6 हो गया, 2 0 कट कितना 10⁻4 हो गया, ठीक है। 15 इंटू 12 कितना हो गया 180, तो ये हो गया हमारा 180 10⁻4। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 0 कम कर लूँ तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो 10⁻6 मिली हो सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 18 मिली वोल्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा, वो 18 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, वो 150 मिली एम्पेयर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है और सिंपली हमने इसको पुट करके यहाँ पे डाल दिया। ध्यान देना है, ये मिली हेनरी को आपको चेंज करना पड़ेगा। कई बार इसको आप चेंज नहीं करते हो, ऑप्शन गलत आ जाएगा आपका। देखो सारे ऑप्शन आसपास ही है, गलती यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने इंडक्टर्स के न्यूमेरिकल्स करे, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करे, ठीक है ना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।